तुम्हारे पास चली आई, सब कुछ छोड़कर। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। मीना, मीना, अंजू, मंजू, मधु। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं। मदहोश किए जा, ना कोई उमंग है, रहने दो ये बहाना। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। पूनम ये नहीं मैं हूँ। पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया है और मुझे छोड़ दिया। इन्होंने पुलिस स्टेशन में बयान भी दिया है कि ये मेरे पति है और मैं इनकी पत्नी हूँ। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1971 की फिल्म कटी पतंग से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इस फिल्म का आराधना से क्या रिश्ता है, इसकी कहानी कहां से आई, इसमें आशा पारिख कैसे आई, और भी कई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। कटी पतंग स्टोरी स्क्रीन प्ले गुलशन नंदा, डायलॉग्स ब्राजेंद्र गौर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। पहले आराधना से जुड़ी बात करते हैं। ये बात आपको आराधना के एपिसोड में डिटेल में बताई है, पर यहाँ थोड़ा उसका जिक्र करते हैं। एक दिन बाद आराधना की शूटिंग शुरू होनी थी, पर शक्ति सामंत उसको स्क्रैप करने की बात सोच रहे थे। लेखक गुलशन नंदा लेखक मधुसूदन कलेलकर को साथ लेकर शक्ति सामंत से मिले और आराधना की कहानी सुनने के बाद कहा कि इसका सेकंड हाफ चेंज कर दीजिए, पर शक्ति दा बहुत डिस्टर्ब थे। आराधना स्क्रैप करने का मन बना चुके थे। गुलशन नंदा ने कहा कि मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, आप आराधना वाली स्टार कास्ट के साथ वो फिल्म शुरू कर लीजिए। गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत को कटी पतंग की कहानी सुनाई। शक्ति सामंत को कहानी बहुत पसंद आई, उनका मन शांत हो गया। उन्होंने गुलशन नंदा से कहा कि ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पर अभी आराधना के बारे में दोबारा सोचना चाहता हूँ। तुम कह रहे थे कि उसका सेकंड हाफ चेंज किया जा सकता है। फिर गुलशन नंदा ने अपना आइडिया बताया और शक्ति सामंत की फिल्म आराधना का सेकंड हाफ उस रात चेंज हो गया और अगली सुबह शूटिंग शुरू हो गई। उस रात असल में दो फिल्मों का जन्म हुआ। आराधना पक्की हो गई और कटी पतंग के बारे में फैसला हो गया कि ये भी बनानी है। आराधना बन गई, उसने इतिहास रच दिया। राजेश खन्ना बड़े स्टार बन गए। अब कटी पतंग की बात पर आते हैं। कटी पतंग गुलशन नंदा के ही एक नॉवल पर आधारित थी। इसकी कहानी की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली वो आपको बताते हैं। अमेरिकन ऑथर कॉर्नेल वुलरिच का 1948 का नॉवल था आई मैरिड ए डेड मैन। इस नॉवल पर आधारित 1950 में फिल्म बनी नो मैन ऑफ हर ओन। गुलशन नंदा का नॉवल कटी पतंग वहीं से इंस्पायर्ड था। इसकी स्टार कास्ट को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि शक्ति सामंत राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को ही लेना चाहते थे, पर शर्मिला मां बनने वाली थीं, उन्होंने फिल्म नहीं की। फिर आशा पारिख को लिया गया। आशा पारिख की बुक में सारी बात अलग तरह से लिखी है। उसमें आशा जी ने लिखा है कि शक्तिदा मुझे कटी पतंग में नहीं लेना चाहते थे क्योंकि मैं पहले आराधना में काम करने से इनकार कर चुकी थी, पर शक्तिदा का बेटा असीम मेरी फिल्म में बहुत पसंद करता था, मेरा फैन था। उसने अपने पिता से कहा कि इस रोल में आशा पारिख को लिया जाए। हालांकि उन्हीं दिनों शक्ति सामंत ने एक और फिल्म बनाई थी पगला कहीं का, जिसमें शम्मी कपूर और आशा पारिख थे। पगला कहीं का कटी पतंग से पहले रिलीज हुई थी। जो भी हुआ, कटी पतंग की स्टार कास्ट फाइनल हो गई। राजेश खन्ना, आशा पारिख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु। प्रेम चोपड़ा और बिंदु को कास्ट करने का आइडिया दो रास्ते से आया। दो रास्ते में उनकी जोड़ी ने कमाल का काम किया था। आशा पारिख ने कहा था कि मैं कटी पतंग से बहुत खुश थी। कोई रूटीन का नाच गाना नहीं, ज़्यादा मेकअप नहीं, सजना संवरना नहीं। इस फिल्म के लिए आशा पारिख को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। 1969 की फिल्म चिराग के लिए आशा पारिख को नॉमिनेशन मिला था और आशा पारिख को उम्मीद थी कि अवार्ड भी उन्हें मिलेगा, पर अवार्ड शर्मिला टैगोर को आराधना के लिए मिला था। ये इत्तेफाक की बात रही कि आशा पारिख को जब अवार्ड मिला तो निर्देशक वही शक्ति सामंत थे जिनकी फिल्म के लिए शर्मिला को अवार्ड मिला था। कटी पतंग से ही राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पॉपुलर हुआ।
राजेश खन्ना ने साफ कहा था कि फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार ही गाएंगे। कहा जाता है कि एक गाने का शूटिंग शेड्यूल तैयार था पर गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। किशोर कुमार इंडिया से बाहर थे। फिर वो गाना मुकेश जी ने गाया, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। फिल्म की कहानी तो इंटरेस्टिंग थी ही, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग था। बाकी काम आर.डी. बर्मन के म्यूजिक ने कर दिया। फिल्म शुरू होती है, एक शादी हो रही है। आशा पारेख, जिसके कैरेक्टर का नाम माधवी है यानी मधु, वो दुल्हन बनी है। उसके बारात घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी है, पर मधु घर से भागकर अपने प्रेमी कैलाश के पास चली जाती है। कैलाश यानी प्रेम चोपड़ा एक और लड़की शबनम यानी बिंदु के साथ इश्क लड़ा रहा है। कैलाश की असलियत जानकर माधवी भागकर अपने घर आती है। तब तक बारात खाली हाथ लौट चुकी है। इस सदमे से मधु के मामा की मौत हो जाती है। मधु वहां से रेलवे स्टेशन आती है किसी नामालूम मंजिल पर जाने के लिए। वहां वेटिंग रूम में उसकी मुलाकात उसकी सहेली पूनम से होती है, जो विधवा हो चुकी है। अपने छोटे बच्चे को लेकर पहली बार ससुराल जा रही है। उनकी बातचीत में पूनम के बारे में मधु को लगभग सब कुछ पता चल जाता है। ये भी कि उसके ससुराल वालों ने उसे कभी नहीं देखा है, क्योंकि उसके पति ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अब उसकी मौत के बाद अपने खानदान के वारिस की खातिर अपनी बहू को अपनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मधु को यह भी नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, इसलिए पूनम उसको अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। मरने से पहले पूनम मधु से वचन लेती है कि तुम मेरे बच्चे की खातिर मेरे ससुराल मेरे नाम से जाओगी और मेरे बच्चे की मां बनकर जीवन गुजारोगी। मधु पूनम के बच्चे को लेकर पूनम के ससुराल की तरफ टैक्सी में चल पड़ती है। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उसके पास काफी पैसा देखकर लालच में आ जाता है और टैक्सी गलत रास्ते पर ले जाता है, पर वहां एक अनजान आदमी आकर मधु को और बच्चे को बचा लेता है। वो अनजान आदमी है राजेश खन्ना, जिसके कैरेक्टर का नाम है कमल सिन्हा, जो उस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर है। उस रात मधु, जो अब पूनम है, कमल सिन्हा के घर पर ही रुक जाती है। बातचीत में पता चलता है कि कमल सिन्हा उनके ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानता है, पारिवारिक रिश्ता है। कमल सिन्हा पार्टी के लिए घर से निकलता है तो नौकर की बातों से मधु को पता चलता है कि कमल अब रोज शराब पीने लगा है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है। बिना लड़की देखे अपने पिता के कहने पर शादी करने पहुंच गया था। लड़की घर से भाग गई और बारात खाली हाथ लौट आई। इस बात का गम कमल सिन्हा को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। बातचीत में मधु को यह बात क्लियर हो जाती है कि वो लड़की मैं ही हूं, मुझसे ही कमल की शादी होनी थी। खैर, मधु एज पूनम अपने ससुराल पहुंचती है। सास ससुर उसको बहुत प्यार से अपना लेते हैं। क्योंकि कमल का उस घर में बहुत आना जाना है, इसलिए कमल को उससे लगाव हो जाता है। उसके कहने से कमल शराब पीना छोड़ देता है। मन ही मन मधु भी कमल को पसंद करने लगती है, क्योंकि वो तो जानती है कि इससे मेरी शादी होनी थी, पर इस बात का जिक्र नहीं कर सकती। कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब एक क्लब में शबनम डांस करती नजर आती है, जो मधु को पहचान लेती है। मधु उसको पहचान लेती है। ये बात आप सब जानते ही हैं कि कैसे डायलॉग्स को एक गाने की शक्ल देकर आर.डी. बर्मन ने अपना कमाल दिखाया था। गाना आशा भोसले ने गाया था। आर.डी. बर्मन के उसमें वोकल्स हैं, पर कोई लाइन नहीं गाई है। गाना आप जानते हैं, मेरा नाम है शबनम। जाहिर है शबनम की वजह से खबर कैलाश तक पहुंच जाती है। कैलाश पूनम बनी मधु का दूर का रिश्तेदार बनकर घर में आना जाना शुरू कर देता है। मकसद है मधु को ब्लैकमेल करके घर की दौलत का बड़ा हिस्सा हासिल करना। इस दौरान सास तीरथ पर गई है। मधु की सच्चाई उसके ससुर को पता चल जाती है। दोनों में बात क्लियर हो जाती है। अब ससुर सोचता है कि मधु की शादी कमल सिन्हा से कर दी जाए, पर कमल को यह नहीं बताया जाता कि पूनम असल में मधु ही है जिसके साथ उसकी शादी होनी थी। ये बात इसलिए छुपाई है ताकि कमल हर्ट ना हो। अब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तो कैलाश घर की नौकरानी को अपनी बातों में उलझाकर ऐसे हालात पैदा कर देता है कि ससुर की मौत हो जाती है। इल्ज़ाम मधु पर आ जाता है और घर की असली बहू पूनम बनकर शबनम सामने आ जाती है। फिर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बात सामने आती है। कमल को भी मधु की सच्चाई पता चल जाती है। कैलाश और शबनम का सच सामने लाने के लिए वो पुलिस की मदद करता है। कमल और मधु मिल जाते हैं।
फाइनली हैप्पी एंडिंग होती है। कहानी पूरी तरह से फीमेल ओरिएंटेड है। कहानी माधवी की थी, यानी आशा पारेख की। आशा पारेख का काम बहुत अच्छा था। राजेश खन्ना की खासियत ये थी कि वो पूरी फिल्म में बहुत सहज रहे। उनका बात करने का अंदाज, ठहराव और चेहरे पर कहानी के किरदार की ईमानदारी साफ नजर आती है। ससुर के रोल में नजीर हुसैन हमेशा की तरह बहुत अच्छे थे। बिंदु का रोल बहुत ही बढ़िया था। सबसे शानदार काम किया था प्रेम चोपड़ा ने। एक विलेन होकर आराम से बात करने का उनका स्टाइल उनके किरदार को और भी खतरनाक बना देता है। नौकरानी बनी थी डेजी ईरानी। उनकी बहन हनी ईरानी का भी एक सीन था, जिसके बाद क्लब में बिंदु वाला गाना है। बीच का कुछ पोर्शन थोड़ा खिंचा हुआ लगता है, पर ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी थी। उस दौर की रूटीन फिल्मों से बहुत अलग थी। कटी पतंग के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।